नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद बजट सत्र का आज 7वां दिन है। तो कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे राज्यसभा में बोल सकते हैं। तो विपक्षी सांसद बैठक में तय करेंगे रणनीति। आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करने वाले हैं। तो खड़गे संसद में कांग्रेस की मंशा सहयोगी दलों को बताएंगे। विपक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन भी करेगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खड़गे संसद में कांग्रेस की मंशा सहयोगी दलों को बताएंगे। इसको लेकर बैठक होगी, यानी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक होगी। विपक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें, संसद बजट सत्र का आज 7वां दिन है। कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी और आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि बीते दिन उनको जवाब देना था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया और आज एक बार फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। बैठक में कांग्रेस की मंशा सहयोगी दलों को बताएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज संसद के बजट सत्र का 7वां दिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कल सभी ने देखा पीएम मोदी को जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देना था वो कैंसिल हो गया। आज इसको लेकर क्या ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो राज्यसभा में इस पर चर्चा करेंगे, जवाब देंगे? अखिलेश जी देखिए तन्वी, संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज 11 बजे फिर से एक बार होगी। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू होगी तो एक बार फिर विपक्ष अपनी रणनीति के अनुसार सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है और बैठकें करेगा और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में लगातार विपक्ष तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को न बोलने दिया जाए। जिस रणनीति के तहत कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने कल लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया। तमाम तरह से व्यवधान डाले गए और प्रधानमंत्री को अपना भाषण कैंसिल करना पड़ा। फिलहाल आज जो अधिसूचित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 3 बजे इसके अपना भाषण देंगे और राज्यसभा जाएंगे। जब राज्यसभा के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन में पहुंचेंगे और अपने भाषण शुरू करते हैं तो कांग्रेस ने कल की तर्ज पर, यानी लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा में भी रणनीति बनाने की तैयारी कर दी है और इंडिया गठबंधन के सांसद, विपक्षी सांसद और क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बैठक करेंगे। आज सुबह की बैठक होगी। इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा के सदन के अंदर भी विपक्षी सांसद एक साथ, एक लामबंद, एकजुट होकर, एक सुर, एक आवाज में प्रधानमंत्री का जब भाषण शुरू हो तो उसका विरोध करेंगे। अब ये देखना होगा क्या लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल पाते हैं या नहीं। फिलहाल विपक्ष के तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि प्रधानमंत्री को बोलने से रोका जाए, व्यवधान डाला जाए और तमाम तरह के नारेबाजी की जाए, बैनर तख्ती को प्रदर्शित किया जाए। फिलहाल ये देखना होगा कि आज का लोकसभा का सत्र जिस तरह से हंगामेदार रहने की उम्मीद है, उसके साथ साथ राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा, तीखी बहस और नोक-झोंक के साथ हंगामा देखने को मिल सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के साथ बैठक भी करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। 7 फरवरी से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
तो 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो कठुआ के हीरानगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें अमित शाह दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर का भी दौरा करेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, पूरा कार्यक्रम क्या है अखिलेश जी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। लगातार 3 दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों को, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यहाँ तक भी केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ हीरा सेक्टर भी जाएंगे, जहाँ पर सैन्य सुरक्षा तमाम चीजों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही साथ सबसे पहले यह है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री करीब शाम 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे और वहां से सीधे एयरपोर्ट से लोक भवन जाएंगे, यानी जिसे पुराना राजभवन कहा जाता है। लोक भवन में आज केंद्रीय गृह मंत्री की शाम को बड़ी बैठक है, जिसमें कई नेताओं के साथ, कई कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे और इसमें आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, नए संगठन को नई धार देनी है। इन तमाम चीजों को बैठक करेंगे। कल का कार्यक्रम जो है उसमें कठुआ जिले में जाएंगे, जहां हीरा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका दौरा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और तमाम तरह की जो स्थितियां आए दिन आतंकवादी घुसपैठ और हमले जो होते हैं उनको लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद श्रीनगर का भी दौरा करेंगे और श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लगातार श्रीनगर के लोगों की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि जो अभी बजट जो केंद्रीय पास किया गया है, वो पास किए गए बजट में कश्मीर को बजट बहुत कम आवंटित किया गया है। तो वहां के कई सांसदों की तरफ से बात उठाई गई है, भारत सरकार के सामने रखी गई है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके कहा गया कि बजट बढ़ाया जाए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर जाएंगे तो वहां के जो स्थानीय सांसद है उनके साथ मुलाकात भी होगी। तो केंद्रीय बजट बढ़ाने के बाद विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो करेंगे उसके और वहां के लिए विकास की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और बजट बढ़ाने जैसे की मांग भी वहां के स्थानीय सांसद कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का सुरक्षा से लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय विकास की परियोजनाओं पर आधारित रहेगा। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस बैठक करेगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन पर नेताओं से चर्चा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ ये बैठक होगी। बैठक में पश्चिम बंगाल चुनाव गठबंधन पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक आज करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में इंडिया गठबंधन पर नेताओं से चर्चा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बैठक करने वाले। इस बैठक में कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है और अपनी तैयारियों में जुटी है। सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बैठकों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में 4 मुख्य पार्टियां चुनावी मैदान में है, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट। इन सभी के बीच में लगातार स्थानीय लेवल पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, टीएमसी यानी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब बचा है लेफ्ट और कांग्रेस का, तो कांग्रेस से चाहती है कि किसी तरह से जो उसके सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, उनके साथ पश्चिम बंगाल में एक चुनावी गठबंधन तैयार किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज सुबह करीब 9 बजे एक बैठक होगी। इसमें पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया है, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो इस बैठक में तय किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चाहती है जो उसके इंडिया गठबंधन के दल हैं, जो उसके सहयोगी दल हैं, उनके साथ बातचीत करके एक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर ले, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरा जाए, ताकि जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन एक दूसरे के साथ में जो शामिल पार्टियां हैं, उनके आपसी कैंडिडेट एक दूसरे के सामने ना खड़े हो और एक दूसरे का वोट ना काटे, जिससे कि सभी को नुकसान हो और वोट कटने से बचा जाए और एकजुटता के साथ चुनाव विधानसभा पश्चिम बंगाल लड़ा जाए, ताकि टीएमसी और बीजेपी को वो मौका ना दिया जाए। ये कहने को इंडिया गठबंधन एक साथ सभी दल आते हैं, लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो इंडिया गठबंधन बिखर जाता है। तो कांग्रेस की पूरी मंशा है और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मंशा को अपने सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन के दलों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी लोग एकजुट रहें, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर ले। तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाए, उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट उतारकर अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दें, ताकि विपक्षी दल जो इनके खिलाफ वहां चुनावी मैदान में होंगे उनको इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने और खासकर कांग्रेस को निशाना बनाने का मौका ना मिले। फिलहाल बैठक होती है, किस किस के साथ शेयरिंग का फार्मूला तय होता है, कौन पश्चिम बंगाल में सहयोगी कांग्रेस का बनता है, किसको कितनी सीटों पर होगा, इन तमाम चीजों पर आज बैठक में फैसला करने की एक रणनीति तैयार की जाएगी। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक करने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच $3 अरब के रक्षा सौदे की उम्मीद है। भारत यूएस के बीच होने जा रही है $3 अरब की P8I डील। तो नौसेना की समुद्री निगरानी और मजबूत होगी। इस डील के जरिए माना जा रहा है कि अब नौसेना की जो निगरानी है वो और मजबूत होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे होने की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि भारत और यूएस के बीच अब डील होने वाली है और माना जा रहा है कि इस डील से जो नौसेना की समुद्री ताकत है, जो निगरानी है, वो और मजबूत होगी। अखिलेश जी, भारत और अमेरिका के बीच लगातार एक के बाद एक डील हो रही है और इन डीलों के आधार पर फिलहाल सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही, लेकिन अब एक और बड़ा डील भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहा है। इस डील में अब ये रक्षा के सौदे के क्षेत्र में डील होगी। इस डील में भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो डील होने जा रहे हैं वो करीब $3,000 अरब की डील होगी। इस डील में भारत सरकार चाहती है कि ऐसी पनडुब्बी अमेरिका से खरीदी जाए जिनके सहारे भारत का जो समुद्री सीमा क्षेत्र है उस समुद्री सीमा क्षेत्र को और मजबूत किया जाए, समुद्री किलेबंदी को इतना स्ट्रांग कर लिया जाए कि कोई भी देश अगर भारत की तरफ निगाह उठाकर देखने की कोशिश करे तो इनके सहारे उसको माकूल जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में $3 अरब से जो बड़ा रक्षा सौदा भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहा है, इसमें रक्षा सौदे में P8
हाई पड़ोसियन दैनिक गश्ती और पनडुब्बी रोधित विमानों से जुड़ा ये सौदा है। इसको लेकर एक बड़ी डील भारत और अमेरिका के बीच चल रही है। फिलहाल इस सौदे में कोई डील कितने स्तर तक पहुंचती है और एक कब तक डील फाइनल होती है, जो पनडुब्बी है और ये रोधक विमान है, तो ये कब तक भारत को अमेरिका सौंपेगा, इसको लेकर तकनीक के साथ और तमाम चीजों के साथ जो अमेरिका भारत की डील होगी, इसकी पूरी सामने आई। लेकिन ये कहा जा रहा है भारत अमेरिका एक बार फिर एक नई डील के साथ एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं और ये जो डील होने जा रही है वो रक्षा क्षेत्र में होने जा रही। इसमें नौसैनिक गश्ती रहेगी, पनडुब्बी रहेगी और पनडुब्बी रोधक विमान से लैस होगा। इस तरह की ये डील भारत और अमेरिका की बढ़ेगी। फिलहाल ये देखना होगा कि ये डील होती है तो भारत और अमेरिका के बीच डील के बाद विपक्ष का रुख इस पर क्या रहता है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत और यूएस के बीच एक महत्वपूर्ण डील होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस डील के माध्यम से नौसेना की जो ताकत है वो और मजबूत होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तार एक वित्तीय धोखाधड़ी में हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने संदिग्ध लेन देन के मामले में गिरफ्तारी की है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने अब शिकंजा कसा है। तो क्राइम ब्रांच ने यूजीसी की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस 4 दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ कर रही है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने संदिग्ध लेन देन के मामले में ये गिरफ्तारी की है और अब पुलिस 4 दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच ने यूजीसी की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की थी। अब पुलिस कस्टडी में 4 दिन पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला क्या है और इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और ये कहा जा रहा है कि ईडी के बाद लगातार यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उनके तरफ से कुछ आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी की गई है, गलत तरीके से पैसे का लेन देन किया गया है, उनके यूनिवर्सिटी को बाहर यानी विदेश से फंडिंग की गई है। इन तमाम चीजों के सोर्स मिले थे। इसके बाद ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने इन तमाम तरह की चैन और लिंक जोड़ने की कोशिश की थी कि फलाह यूनिवर्सिटी को पैसा कहां से मिला, कैसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फंडिंग की, इस चीज के लिए छापेमारी हुई। उसके बाद 2 यूजीसी की तरफ से भी शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी गई थी और एक शिकायत दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को दी गई थी। दोनों के तरफ से एक अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। एक दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से एफआईआर की गई थी और एक दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की तरफ से की गई थी। दोनों पुलिस की ब्रांच के तरफ से अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 4 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी। फिलहाल कोर्ट के तरफ से पुलिस को 4 दिन की रिमांड दे दी गई। अब पुलिस 4 दिन के रिमांड पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से पूछताछ कर रही है कि जो यूजीसी ने कंप्लेंट की है उसमें उन्होंने किन नियमों के तहत गड़बड़ी की है, क्या फंडिंग लेने के जो प्रावधान थे उस यूजीसी के तहत उसका क्या उन्होंने पालन किया है। एक स्तर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, दूसरी जो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा है वो उस मामले में जांच कर रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जो लेन देन का काम किया है उन लेन देन के नियमों में किस तरह से अनुपालन नहीं किया गया जो यूजीसी के तहत होना था और उसमें जो गड़बड़ी की गई, उन नियमों को ताक पर रखकर पैसा लिया गया, फंडिंग कराई गई। इन तमाम चीजों की आज जांच दिल्ली पुलिस करेगी और उन तमाम लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि जो पैसा देने वाले लोग हैं
फंडिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के लिए लोग जो काम कर रहे हैं वो कौन है, कहां से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीजों पर 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। ये उम्मीद है कि कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस 4 दिन के रिमांड के बाद इनको कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। फिलहाल ये देखना होगा कि गिरफ्तारी होती है, रिमांड के बाद पुलिस इनको छोड़ देती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में 24 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस बने हैं, प्रवीण कुमार एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि एस इमैनुअल जीडी के जीएसओ बने हैं। विनोद कुमार सिंह आईजी मुरादाबाद अकादमी बने हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और एक एक नाम भी आपको बता रहे हैं। आशीष तिवारी डीआईजी तकनीकी सेवा लखन बनाए गए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी वाराणसी कमिश्नरेट बने। राजकरण नायर गाजियाबाद कमिश्नरेट बने। सोमेन वर्मा डीआईजी रेंज अयोध्या बने हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। संकल्प शर्मा जेसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनाए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।